हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल IQ अभिषेक में। आज की वीडियो में हम मैनेजमेंट के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन देखने वाले हैं। इसमें हम सबसे पहले जो क्वेश्चन आएंगे सिर्फ हम वही क्वेश्चन देखेंगे इस वीडियो में, ठीक है। तो हम सबसे पहले डायग्राम के माध्यम से समझते हुए चलेंगे कि प्रबंध की विशेषताओं से रिलेटेड क्वेश्चन, संगठन से, नियोजन से, समन्वय से, फिर अधिकारियों के स्तर कितने होते हैं, आंतरिक स्रोत, बाहरी स्रोत के अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, ये सब हम पहले डायग्राम के माध्यम से समझेंगे। उसके बाद हम सारे क्वेश्चन लगाएंगे, प्रैक्टिस टाइप के क्वेश्चन लगाएंगे, जिसमें से लगभग 150 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। और ये मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, क्योंकि आज की क्लास में हम सिर्फ उन्हीं क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं जो पेपर में आएंगे ही आएंगे, ठीक है। और मैनेजमेंट अगर आपने कुछ नहीं भी पढ़े होंगे और अगर इस क्लास को देख लेंगे तो आपको इसी क्लास से बहुत सारे क्वेश्चन देखने मिल जाएंगे, ठीक है। अगर आप इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। और इसके PDF के लिए आप टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, ठीक है। अब हम समझते हैं पहले कि प्रबंध की विशेषताएं क्या होती हैं। प्रबंध क्या होता है ये तो मैंने पहले डिटेल क्लास में समझा दिया हूँ, ठीक है। प्रबंध क्यों लागू होता है ये भी हमने समझ चुके हैं। मैं एक बार और ब्रीफ कर देता हूँ। प्रबंध क्यों लागू करते हैं? ताकि हम उद्देश्यों को जल्दी प्राप्त कर सकें, इतना याद रखना है। प्रबंध के बिना जितने भी कार्य संपन्न किए जाते हैं वो पूर्ण नहीं होते, ठीक है। उनमें क्या समन्वय की भावना नहीं रहती, इसलिए प्रबंध को लागू किया जाता है, ये याद रखेंगे, ठीक है। और अगर प्रबंध की विशेषताएं बोले तो इससे पहले डायग्राम को समझते हैं और फिर क्वेश्चन कैसे आएंगे ये भी बात करेंगे, ठीक है। इस प्रबंध की विशेषताएं में क्या क्या याद रखना है वो देखते हैं। प्रबंध सर्वव्यापी है, ठीक है, याद रखना है। प्रबंध सर्वव्यापी है मतलब प्रबंध को सभी संगठन में लगा सकते हैं या सभी कंपनियों में इसका यूज़ कर सकते हैं, यानी प्रबंध सर्वव्यापी, सभी जगह ये लागू होता है। प्रबंध एक सामाजिक प्रक्रिया है, क्योंकि संगठन और समूह जो रहता है तो वो क्या होगा, एक सामाजिक रूप हो गया, तो प्रबंध सामाजिक प्रक्रिया है। प्रबंध एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है। प्रबंध एक विधा है। प्रबंध एक गतिशील कार्य है, ये कभी अस्थिर नहीं रहता, ठीक है, स्थिर नहीं रहता है, गतिशील कार्य होता है प्रबंध। प्रबंध एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, ये भी याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। परिचालन का प्रबंध और प्रबंध अदृश्य है। तो क्वेश्चन कैसे आएगा, एक क्वेश्चन लिखा रहेगा कि प्रबंध की निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं और फिर आपको 4 ऑप्शन दे देगा। तो ये जब आपको ये सभी याद रहेंगे तो आप 4 ऑप्शन को आराम से टिक कर सकते हैं। हमें पता होना चाहिए कि प्रबंध अदृश्य होता है, ठीक है, प्रबंध सर्वव्यापी है, फिर इम्पोर्टेंट प्रबंध एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, ठीक है, प्रबंध एक गतिशील कार्य है। तो ये सभी ऑप्शन याद रहेंगे तो आप आराम से इसको टिक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इसकी विशेषताएं अच्छे से याद रखेंगे, ठीक है। PDF आपको टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा, बस अभी सुकून से पढ़ना है और समझना है, ठीक है। अब यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन निकलते हैं, इसको बहुत ध्यान से समझेंगे, ठीक है। पहले हम डायग्राम वाले क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम यहाँ से ये प्रैक्टिस सेट देखेंगे। इस टाइप की जो जितने भी MCQ वाले क्वेश्चन हैं ये हम सारे देखेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं हम प्रबंध के स्तर। तो 3 स्तर होते हैं, मैंने कल बताया था एक वीडियो में, लेकिन अब हम इसमें डिटेल में इसके स्तर को समझेंगे, क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चन हर शिफ्ट में बने थे और इस बार भी बनेंगे ही बनेंगे, ठीक है। पहला होता है एक उच्च स्तरीय, ठीक है, उच्च स्तरीय, फिर होता है एक मध्य स्तरीय और फिर एक होता है निम्न या पर्यवेक्षी स्तर जिसको बोलते हैं। तो क्वेश्चन पूछता है कि उच्च स्तरीय में कौन से अधिकारी आते हैं, मध्य में कौन से आते हैं, निम्न में कौन से आते हैं, फिर इनके कार्य क्या क्या होते हैं ये भी हम देखेंगे। तो सबसे पहले उच्च स्तरीय प्रबंधन, इसमें कौन कौन से लोग शामिल होते हैं या कौन कौन से अधिकारी शामिल होते हैं, जैसे संचालक मंडल हो गया, अध्यक्ष हो गया, महाप्रबंधक हो गया, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट मतलब राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि CEO, मुख्य वित्त अधिकारी यानी CFO, फिर और मुख्य परिचालन अधिकारी, ये किसके अंतर्गत आते हैं, उच्च स्तरीय अधिकारी। तो इससे पहला क्वेश्चन तो ये बनेगा कि उच्च स्तरीय प्रबंधन में अधिकारियों की पहचान कीजिए। 4 ऑप्शन दे देगा, उसमें रहेगा संचालक मंडल, एक सही आंसर रहेगा, बाकी 3 ऑप्शन और कुछ रह सकते हैं, तो आपको टिक इनमें से लगाना है। यानी कि ये एक प्रकार से ग्रुप A की सर्विस होती है जिसको बोल सकते हैं, जो सबसे बड़ा, जो UPSC के माध्यम से जा रहा है, सीधे IAS बन रहा है, ऐसा समझ सकते हैं आप, है ना। उच्च स्तरीय में बड़े बड़े लेवल के अधिकारी होंगे। एक क्वेश्चन ऐसा भी आया था पिछली बार कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति किस स्तर के अधिकारी होते हैं, तो किस स्तर के अधिकारी होते हैं, उच्च स्तरीय प्रबंध के अधिकारी होते हैं, याद रहेगा। अब तो क्वेश्चन कैसे बनता है, वैसे ही मध्य स्तरीय प्रबंधन में कौन कौन से होते हैं, कार्य प्रबंधक, विक्रय प्रबंधक, विपणन प्रबंधक, कार्यकारी अधिकारी, संयंत्र अधीक्षक, मंडल प्रमुख और विभाग प्रमुख, ये इसके अंतर्गत शामिल होते हैं मध्य स्तर प्रबंधन के। तो क्वेश्चन कैसे बनेगा कि मध्य स्तरीय प्रबंधन के अधिकारियों की पहचान करना है, तो इनको याद रखेंगे, ठीक है। उसके बाद निम्न स्तरीय प्रबंधन को देखना है, तो उसमें कौन कौन शामिल होते हैं, पर्यवेक्षक, अधीक्षक, फोरमैन,
फिर अनुभागीय अधिकारी, क्लर्क, उपविभागीय अधिकारी इत्यादि से किस में शामिल होते हैं? ये निम्न स्तरीय प्रबंधन में शामिल होते हैं। याद रहेगा आप उच्च में और मध्य में और निम्न में कौन कौन से अधिकारी शामिल होते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन ऐसे ही बनेंगे इससे। ठीक है, चलो अब इनके क्या देखेंगे हम, इसके कार्य देखेंगे प्रबंधकों के, कि ये जो कार्य होते हैं उच्च स्तर वाले कौन से कार्य करते हैं, मध्य स्तर पर कौन से कार्य होते हैं और निम्न स्तर पर कौन से कार्य होते हैं। ये पढ़ा इसलिए रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन इससे डायरेक्ट बनेंगे। ठीक है, कि किस स्तर के अधिकारी कौन से कार्य में शामिल होते हैं। जैसे उद्देश्यों का निर्धारण कौन करता है, तो क्या होगा आंसर, उच्च स्तरीय अधिकारी करते हैं। जैसे उच्च स्तर पर कार्य कौन कौन से थे, उद्देश्यों का निर्धारण करना, योजनाएं एवं नीतियां बनाना, गतिविधियों का आयोजन करना, सभी संसाधनों को इकट्ठा करना, संगठन का कल्याण और उत्तरजीविता बनाए रखना। ठीक है, बाहरी दुनिया के साथ संबंध। ठीक है, और क्या है, विविध तत्वों को एकीकृत करने और गतिविधियों का समन्वय करने के लिए कारोबारी माहौल और इसके प्रभाव का विश्लेषण करना। ये सब किस में शामिल है, उच्च स्तर पर शामिल है। ठीक है, उच्च स्तर पर। तो क्वेश्चन कैसे बनेगा, जैसे कहेगा कि पिछले बार क्वेश्चन आया था कि नीति निर्धारण का कार्य कौन से अधिकारी करते हैं, और ऑप्शन दिया था तो उसमें ऑप्शन राइट आंसर था उच्च स्तरीय पर कार्य, यानी कि उद्देश्यों का निर्धारण कौन से करते हैं, उच्च स्तरीय के अधिकारी करते हैं। ठीक है, ठीक है, वैसे ही योजनाएं एवं नीतियां बनाना किस कौन से स्तर के अधिकारी करते हैं, तो क्वेश्चन आ जाएगा तो क्या करना है इसका आंसर, उच्च स्तर पर कार्य करने वाले। ठीक है, जैसे गतिविधियों का आयोजन करना हो, फिर क्या पूछ सकता है, सभी संसाधनों को इकट्ठा करना, ये किससे रिलेटेड है, उच्च स्तर पर कार्य से रिलेटेड है। ठीक है, वैसे अगर मध्य स्तर पर पूछेगा कार्य कौन कौन से आते हैं, जैसे निम्न स्तर पर नीतियों की व्याख्या करना, विभागीय गतिविधियों का आयोजन, कर्मचारियों की भर्ती और चयन करना, लोगों को अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित करना, ये सब किसके अंतर्गत के कार्य आएंगे, मध्य स्तर पर कार्य। ठीक है, और क्या कार्य है इसमें, जैसे कर्मचारियों को नियंत्रित करना और निर्देश देना, अन्य विभागों के साथ सहयोग करना, शीर्ष स्तर पर बनाई गई योजनाओं का क्रियान्वयन करना, ये सब किसके अंतर्गत आता है, मध्य स्तर पर। तो क्वेश्चन पूछ सकता है, जैसे इसमें से इम्पोर्टेंट वाला बता रहा हूँ मैं। ठीक है, जैसे इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है कि विभागीय गतिविधियों का आयोजन कौन से स्तर के करेंगे, मध्य स्तर के, ये इनके कार्य हैं। ठीक है, कर्मचारियों की भर्ती और चयन करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये किसके अंतर्गत आता है, मध्य स्तर पर के जो कार्य होते हैं उसके अंतर्गत आता है। ठीक है, वैसे निम्न स्तर के जो कार्य रहेंगे वो कौन कौन करेगा, जैसे श्रमिकों की शिकायतों का प्रतिनिधित्व करना, भर्ती और चयन में मध्य स्तर की मध्यता को करना। ठीक है, कर्मचारियों को सुझाव या उसका स्वागत करना, गुणवत्ता मानकों को बनाए रखना, कर्मचारियों का मनोबल बढ़ाना, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, निम्न स्तर के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अब इससे क्वेश्चन जैसे बनेंगे आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, पीडीएफ में आप आराम से पढ़ना, अभी सिर्फ समझते हुए चलना है। ठीक है, चलो अब इसके जो नियंत्रण है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी समझते हैं अब। ठीक है, क्योंकि सबसे पहले नियोजन, फिर संगठन, फिर नियुक्तिकरण, फिर आयोजन, इनसे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। ठीक है, देखो नियंत्रण क्यों आवश्यक होता है प्रबंध के अंतर्गत, तो समस्याओं की पहचान के लिए, समायोजित योजना के लिए और आवश्यकता अनुसार सुधारात्मक कार्यवाही के लिए ये आवश्यक होता है नियंत्रण। और नियंत्रण जो होता है ये प्रबंध की लास्ट इकाई होती है। ठीक है, पिछली बार क्वेश्चन पूछा गया था तो नियंत्रण की इकाई में किसके अंतर्गत आता है, तो ये लास्ट में आता है। ठीक है, इसको याद रखेंगे। और नियंत्रण क्यों आवश्यक होता है तो क्वेश्चन पूछ सकता है, तो ये क्या बोल सकते हैं हम इसको, समस्याओं की पहचान करने के लिए, समायोजित योजना के लिए और आवश्यकता अनुसार सुधारात्मक कार्रवाई के लिए नियंत्रण की आवश्यकता होती है। ठीक है, अब हम इसकी विशेषताएं देखते हैं कि नियंत्रण की विशेषताएं क्या क्या होती हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। नियंत्रण की विशेषताएं में सबसे पहले नियंत्रण आगे की ओर देखता है, ये याद रखेंगे क्योंकि इससे क्वेश्चन बनते हैं। नियंत्रण एक सतत प्रक्रिया है, 4 ऑप्शन दे देगा और इसमें से पूछेगा कि कौन सा गलत है या कौन सा सही है, तो इनको याद रखना जरूरी है। कार्रवाई नियंत्रण का सार है, नियंत्रण का दायरा व्यापक है, नियंत्रण नियोजन पर आधारित है, नियोजन यानी कि प्लानिंग करना। ठीक है, और नियोजन जो होता है प्रबंध का प्रथम कार्य होता है। ठीक है, नियोजन करना यानी कि प्लानिंग करना। नियंत्रण प्रबंध का एक अंतिम कार्य होता है। देखो अभी ये क्वेश्चन आ चुका है पिछली बार, तो अब संभावित है कि इससे या इससे या इससे या इनमें से क्वेश्चन अब बन सकता है इससे, है ना, इसलिए मोस्ट एक्सपेक्टेड है ये भी। तो पिछले बार ये वाला आ चुका है। नियंत्रण एक गतिशील प्रक्रिया है, याद रखेंगे। नियंत्रण एक प्रक्रिया है जो सर्वव्यापी है। नियंत्रण एक सकारात्मक दृष्टिकोण है। प्रत्यायोजन नियंत्रण की कुंजी होती है। इसको अच्छे से याद रखेंगे, जो प्रत्यायोजन होता है नियंत्रण की क्या होती है, कुंजी होती है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये इसकी इंपॉर्टेंट विशेषताएं नहीं। अब प्रभावी नियंत्रण प्रणाली की जो आवश्यकताएं हैं उसको समझते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये भी। नियोजन, क्रियान्वयन,
अधिकार का प्रत्यायोजन और प्रतिक्रिया। तो नियंत्रण की जो प्रक्रिया होती है, तो पहले चरण में क्या होता है, तो मानकों की स्थापना करना। चरण याद रखेंगे, इसके इंपॉर्टेंट है, ये ऊपर का कोई याद नहीं रखेंगे चलेगा, लेकिन इसके चरण याद रखना है। तो पहले चरण में क्या है, मानकों की स्थापना करना। दूसरा चरण है वास्तविक प्रदर्शन का मापन। तीसरा होता है कि क्या वास्तविक प्रदर्शन मानकों से मेल खाता है, यदि हाँ तो कुछ मत करो, और यदि नहीं तो सुधारात्मक कार्रवाई करना है और योजना का पुनर्मूल्यांकन करना है। यानी कि जब हम नियंत्रण को लागू कर रहे हैं तो पहला चरण हमारा हो रहा है कि मानकों की हम पहले स्थापना करेंगे, जितने भी मानक हैं हम उनको बनाएंगे, उसकी स्थापना करेंगे। फिर उसकी जो प्रदर्शन है उसका मापन करेंगे कि वो किस प्रकार से प्रदर्शन कर रहा है, वो अपने कार्यों को किस प्रकार से कर रहा है। तब दूसरे चरण में हम उसका प्रदर्शन का मापन करेंगे, देखेंगे कि उसका प्रदर्शन ठीक है या नहीं। अगर पाया गया कि वास्तविक प्रदर्शन मानकों से मेल नहीं खाता है, जैसे कंपनी के उद्देश्य थे वैसे प्रदर्शन अगर समन्वय से मेल नहीं खाते हैं, तो क्या करना है, अगर यदि मेल खाता है तो कुछ नहीं करना है, कुछ मत करो कर रहा है, ठीक है। और यदि नहीं खाता है, तो मेल नहीं खा रहा है, तो उसमें क्या करना है, अपने को उसमें सुधार करना है, उसमें सुधारात्मक कार्रवाई करना है, उसकी पुनर्मूल्यांकन करना है कि यहाँ कहाँ पे गलती हो रही, कैसे सुधार करना चाहिए, उसका फिर से एक नियोजन तैयार करके उसको फिर से अप्लाई करना है। तो ये तीनों चारों चरण याद रखेंगे, ठीक है। चलिए अब अगला देखते हैं। इसमें समन्वय की विशेषताएं मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, और इसके सिद्धांत भी, ठीक है। समन्वय की विशेषताएं में सबसे पहले समन्वय प्रबंध का अनिवार्य कार्य होता है। प्रबंध प्रक्रिया का परिणाम गतिशील एवं निरंतर प्रक्रिया है। कार्रवाई में समानता का कारण और मतभेदों को दूर करना, जिसमें से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मतभेदों को दूर करने के लिए समन्वय का इस्तेमाल किया जाता है कंपनी में या प्रबंध में, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और दूसरा याद रखेंगे इसमें कि निरंतर एवं गतिशील प्रक्रिया होती है समन्वय, ये याद रखेंगे दूसरा, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, ठीक है। अब समन्वय के सिद्धांत भी डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछ लेता है, तो इसको याद रखेंगे कौन कौन से हैं। एक तो है प्रत्यक्ष संपर्क का सिद्धांत, यानी प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, ठीक है। नियोजन प्रक्रिया से प्रारंभ, यानी स्टार्ट फ्रॉम प्लानिंग प्रोसेस, ठीक है। पारस्परिक संबंध यानी कि रेसिप्रोकल रिलेशनशिप। निरंतरता का सिद्धांत यानी प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। और स्पष्टता परिभाषित उद्देश्य यानी क्लियरली डिफाइंड ऑब्जेक्टिव्स। ये चारों याद रखेंगे, सॉरी पांचों याद रखेंगे। सिद्धांत पूछ सकता है, पूछेगा क्वेश्चन में कि प्रत्यक्ष संपर्क का सिद्धांत निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, तो किससे संबंधित है, ये समन्वय से संबंधित है। वैसे नियोजन वाला भी पूछ सकता है, ये चारों पांचों में से कोई भी पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से ये किस सिद्धांत से संबंधित है, तो याद रखेंगे ये समन्वय के सिद्धांत से संबंधित है, ठीक है। चलिए अब इसमें इसके महत्व को देखते हैं कि ये महत्व क्यों जरूरी होता है। तो अंतर विभागीय सामंजस्य को प्रोत्साहित करना, यानी अंतर विभागीय सामंजस्य को, यानी कि जितने विभाग में जितने भी कर्मचारी उसमें काम कर रहे होते हैं, जो संगठन है, जो कंपनी है, उसमें सामंजस्य रहना चाहिए। समन्वय यानी कि बराबर का भावना सभी में होना चाहिए, बराबर की भावना होना चाहिए। तो क्या समन्वय से ही संगठन आगे बढ़ता है और उद्देश्य को प्राप्त करता है, ठीक है। लक्ष्यों का अनुकूलन, समन्वय का मुख्य उद्देश्य भी होता है लक्ष्यों का अनुकूलन। विरोधों व मतभेदों में सामंजस्य, विरोधी एवं मतभेद ना हो इसलिए भी समन्वय को लागू किया जाता है, ठीक है। मानवीय संबंधों को प्रोत्साहन, या अगर पता होगा स्कूलों में ड्रेस क्यों पहनी जाती, ताकि सभी में एकता की भावना हो। सभी की ड्रेस एक सी रहेगी तो सभी का क्या होगा, भावना भी एक ही होगी। अगर अलग अलग पहनेंगे तो क्या होता है, अलग अलग भावनाएं उत्पन्न होती हैं, इसलिए ड्रेस कोड होता है स्कूल के लिए। वैसे ही समन्वय का भी यही उद्देश्य होता है कि मानवीय संबंधों में प्रोत्साहित या प्रोत्साहन मिलता है। कुशलता में क्या होती है, वृद्धि होती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके महत्व याद रखेंगे, ठीक है। अब समन्वय की कुछ विशेषताएं हैं इंपॉर्टेंट, इसको याद रखेंगे कि तुल्यकालन कार्य, गतिशील और सतत प्रक्रिया होती है समन्वय की। मतभेदों को सुलझाता है समन्वय, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मतभेदों को सुलझाना समन्वय के अंतर्गत आता है, याद रखेंगे। प्रबंधन का आवश्यक कार्य, प्रबंधन प्रक्रिया के परिणाम, क्रियान्वयन की समानता का कारण और अन्य कार्यों की कुंजी, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ये समन्वय की इंपॉर्टेंट विशेषताएं होगी। इससे लगभग आपको बहुत सारे क्वेश्चन देखने मिलेंगे। आई होप आप लोगों ने इसको अब अच्छे से समझ लिए होंगे। और अब यहाँ से और एक इंपॉर्टेंट चीज़ समझेंगे, जिससे बहुत सारे क्वेश्चन देखने मिलते हैं कि आंतरिक स्रोत क्या होते हैं और बाहरी स्रोत क्या होते हैं, ठीक है। इससे क्वेश्चन एक बार आ चुका है पिछली बार, और इस बार फिर से इनसे क्वेश्चन बनने की संभावना है, ठीक है। तो भर्ती के स्रोत, सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट, तो आंतरिक स्रोत में क्या क्या शामिल है और बाहरी स्रोत में क्या शामिल है, ये देखते हैं। क्वेश्चन बनता है कि निम्नलिखित में से आंतरिक स्रोत के अंतर्गत शामिल है, फिर 4 ऑप्शन दे देगा, या बाहर स्रोत में शामिल है, 4 ऑप्शन दे देगा। तो इनको याद रखेंगे, इससे डेफिनेटली आपको क्वेश्चन देखने मिलेगा, ठीक है। आंतरिक स्रोत के अंतर्गत समझते हैं कि निम्न स्तर से उच्च स्तर पदोन्नति,
ये किसके अंतर्गत आता है? आंतरिक। यानी कि आंतरिक कैसे हुआ कि निम्न से, जैसे मान लेते किसी ने क्लर्क के रूप में अपने पद स्थापना किया, किसी गवर्नमेंट जॉब है मान लेते हैं, जैसे शिक्षा विभाग को मान लेते हैं, उसमें किसी ने एंट्री लिया लिपिक के पद पर, तो क्या होगा? 3 साल बाद उसका प्रमोशन होगा, एलडीसी में जाएगा, लोअर डिवीज़न क्लर्क बनेगा। थोड़ा सा फिर उसके बाद और ऊपर जाएगा तो असिस्टेंट लोअर डिवीज़न क्लर्क बनेगा। तो ये क्या हो रहा है? एक आंतरिक स्रोत है, यानी कि ये प्रोसेस अंदर, यानी विभाग के अंदर ही चल रही है। तो वो क्या हो रहा है? निम्न स्तर से उच्च स्तर पदोन्नति को वो प्राप्त कर रहा है। समझ में आ गया आंतरिक हो रहा है क्या हो रहा है? कर्मचारियों के आधिक्य का समायोजन, कर्मचारियों के जितने भी अधिकार होते हैं, तो जैसे जैसे पद उसके बढ़ते जाएंगे, उसका अधिकार कैसे होता जाएगा? बढ़ता चला जाएगा। स्थानांतरण, ये भी क्या है? ट्रांसफ़र करना, ये भी किसके अंतर्गत आएगा? आंतरिक स्रोत के अंतर्गत आ रहा है, क्योंकि विभाग के अंदर ट्रांसफ़र किया जा सकता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखेंगे। बाहरी स्रोत में क्या याद रखना है? देखो, रोजगार कार्यालय के माध्यम, शिक्षण संस्थाओं का द्वारा या तकनीकी संस्थाओं द्वारा, विज्ञापन द्वारा, कारखाने द्वारा भर्ती या भूतपूर्व कर्मचारी की पुनर्नियुक्ति, ये किसके अंतर्गत आ रहे हैं? बाह्य स्रोत। तो याद रखेंगे कि सबसे इम्पोर्टेंट इसमें जो है वो बता दे रहा हूँ, जो इस बार आने की सबसे ज़्यादा संभावना है। इसमें विज्ञापन द्वारा, इसको याद रखेंगे, विज्ञापन द्वारा अगर भर्ती हो रही तो वो किसके अंतर्गत आएगा? बाह्य स्रोत के अंतर्गत आएगा, याद रखेंगे। कारखाने द्वारा भर्ती हो रही तो ये भी किसके अंतर्गत आएगा? बाहरी स्रोत के अंतर्गत आएगा। रोजगार कार्यालय के द्वारा अगर भर्ती हो रही तो ये भी किसके अंतर्गत आएगा? बाह्य स्रोत के अंतर्गत आया। तो ये तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। पिछली बार जो क्वेश्चन आया था ये भूतपूर्व कर्मचारी से रिलेटेड आया था, इस बार इसकी गारंटी ज़्यादा है, 1, 2 और ये 3 की याद रहेगा। आंतरिक स्रोत और क्या हो रहा है और बाह्य स्रोत क्या हो रहा है। ठीक है, आई होप आप लोगों को अब ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम यहाँ से क्वेश्चन करने वाले हैं। क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ते हुए चलेंगे, समझते हुए चलेंगे। बहुत सारे क्वेश्चन आपको इस वीडियो से देखने मिलने वाले। ठीक है, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आज हमने लिए हैं क्योंकि। ठीक है, चलिए अब इसका क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले, सभी उत्पादनों का एकमात्र अंत एवं उद्देश्य है उपभोग, यह कथन किसका है? ठीक है, एडम स्मिथ का है। ठीक है, अर्थशास्त्र के बहुत बड़े, इनको महाज्ञाता माना जाता है एडम स्मिथ को। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। अगला है, उपभोक्ता व्यवहार यानी कि कंज्यूमर बिहेवियर को प्रभावित करने वाले क्रेता संबंधी घटक में शामिल है आय। ठीक है, आय। अगला देखते हैं, विवेकपूर्ण प्रेरणा में क्रेता कुछ तथ्यों को ध्यान में रखकर निर्णय लेता है, यह तथ्य कैसा है? उपरोक्त सभी, यानी कि वस्तु का टिकाऊपन, मूल्य, उपादेयता एवं विक्रोपरांत सेवाएं, ये सभी निर्णय लेते हैं, ये इसके अंतर्गत शामिल है। ठीक है, अगला है, उपभोक्ता व्यवहार के आर्थिक मॉडल यानी इकोनॉमिक मॉडल का प्रतिपादन किसने किया था? तो इसको मार्शल ने किया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक विपणन नीति यानी कि मार्केटिंग स्ट्रेटेजी तैयार करते समय जिन घटकों को ध्यान में रखा जाना चाहिए उनके प्रमुख, तो ये कौन कौन से इसके प्रमुख स्रोत हैं? प्रतियोगिता एवं वस्तुओं में समानता रखना। जब हम विपणन की यानी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी तैयार करते हैं तो इन घटकों को ध्यान में रखना जरूरी होता है। तो प्रतियोगिता एवं वस्तु में समानता, वस्तु का जीवन चक्र एवं ग्राहक की समानता, वित्तीय साधन एवं सरकारी नीति, इन सभी को ध्यान में रखना होता है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वस्तुओं के जीवन चक्र की साधारणतः अवस्थाएं होती हैं, तो इसका राइट आंसर बताना है। तो ये है, इसको पूरा समझते हुए चलेंगे। ठीक है, उपरोक्त सभी यानी कि प्रारंभिक, उन्नतिशील, परिपक्वता, इसको पूरे कैसे समझेंगे? देखो, जब वस्तु जीवन चक्र की साधारणतः जो अवस्थाएं होती तो पहले हम उसको प्रारंभ करेंगे। ठीक है, फिर एक सबसे पहले तो योजना बनाते हैं, प्लान बनाते हैं। ठीक है, प्लान जब बन जाता है तो उसको प्रारंभ करते हैं। फिर उसकी उन्नति के लिए हम क्या करते हैं? प्रबंध लागू करते हैं। फिर मैच्योर कर्मचारी को रखा जाता है ताकि उसके उद्देश्य की प्राप्ति की जाए। तो इसमें सभी शामिल हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वस्तुओं के जीवन चक्र की निम्न 3 अवस्थाओं के लिए सामने लिखी कौन सी नीति उचित होगी? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और शायद मैंने ये क्वेश्चन आपको पिछले वीडियो में करा भी चुका हूँ। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्रारंभिक यानी कि इसमें कौन, ये अवस्था है, प्रारंभिक एक अवस्था, इसमें नीतियाँ किसके अंतर्गत आएंगी? तो भेदभावहीन विपणन नीति, यानी जब हम संगठन या प्रबंध को लागू करें तो प्रारंभ में हमको भेदभाव विहीन नीति को अपनाना होता है। उन्नतिशील यानी कि केंद्रित नीति इसके अंतर्गत आती है। परिपक्व यानी भेदभावपूर्ण विपणन नीति। ठीक है, तीनों को याद रखेंगे। किसी निर्माता के पास यदि आर्थिक साधन सीमित है तो उसे विपणन नीति अपनानी चाहिए, तो केंद्रित नीति को अपनाना चाहिए। ठीक है, एक निर्माता को अपनी विपणन रणनीति स्ट्रेटेजी के अनुसार रखनी चाहिए, तो बाजार की धारणा के अनुसार रखनी चाहिए, यानी कि मार्केट में
जिस प्रकार का वो चल रहा रहता है ना एटमॉस्फेयर की, किस टाइप के माल या किस प्रकार के उपभोक्ता मार्केट में उपलब्ध है, उसी प्रकार से बाजार की धारणा को तैयार करना चाहिए। ठीक है, इसको याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है ये भी। उपभोक्ताओं को उनकी विशेषताओं के अनुसार समुदाय में बनाने को बाजार विभक्ति यानी कि उनकी विशेषताओं में शामिल है। तो ये सभी शामिल होते हैं, आय, आयु, जाति एवं नगर की स्थिति, ये सभी शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वस्तु के बाजार को उप बाजारों में बांटना क्या कहलाता है? तो बाजार विभक्तिकरण कहलाता है। ठीक है, अगला है, फंडामेंटल्स ऑफ मार्केटिंग पुस्तक के लेखक कौन है? तो प्रोफेसर स्टेंटन। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रत्येक क्रेता की आवश्यकताएं एवं रुचियां भिन्न भिन्न होती हैं, इसलिए क्रेता स्वयं में एक बाजार है। यह सिद्धांत बाजार विभक्तिकरण के किस ढंग पर आधारित है? तो प्रत्येक व्यक्तिगत क्रेता को एक वर्ग बनाना, इसके अंतर्गत ये शामिल है। ठीक है, उत्पादन से उपभोग तक की समस्त क्रियाएं जिसमें शामिल होती हैं क्या कहलाती हैं? मार्केटिंग यानी विपणन। ठीक है, विपणन, हिंदी में इसको क्या कहते हैं? विपणन। अगला है, विपणन की परंपरागत विचारधारा के अंतर्गत विपणन को माना गया है तो उत्पाद अभिमुखी माना गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक विपणन में सम्मिलित है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, डेफिनेटली आपको मिलेगा ही मिलेगा। माल एवं सेवाओं का क्रय विक्रय, विक्रयोपरांत उसकी सेवाएं और ग्राहक की संतुष्टि, ये आधुनिक विपणन में शामिल है। ठीक है, तीनों को याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। अगला है, समस्त उत्पादन की क्रियाओं के समान विपणन का उद्देश्य भी मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति एवं संतुष्टि करना है। यह विचार किसका था? तो सभी का था, कन्वर्स का, ह्यूजी का और मिचेल का। ठीक है, उपरोक्त सभी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विक्रयोपरांत सेवाओं में शामिल होता है तो वस्तुओं की मरम्मत, गृह सुपुर्दगी और साख सुविधाएं, ये तीनों इसमें शामिल होती हैं। ठीक है, विपणन समाज को जीवन स्तर प्रदान करता है, यह कथन किसका था? तो प्रोफेसर पॉल मजूर का। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। प्रोफेसर जेम्स के अनुसार यदि समय पर सही वस्तु सही कीमत पर सही स्थान पर पहुंचाना ध्येय होता है तो ये विपणन का। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है, एक सर्वेक्षण अनुसार यदि उत्पादन कार्य में कुल 100 व्यक्ति लगे हैं तो उनमें से विपणन कार्यों के संबंधित होंगे 80% होंगे। ठीक है, याद रखेंगे इसे भी। अर्धविकसित देशों में उत्पादन आर्थिक विकास का दरवाजा है तो विपणन उसे खोलने की चाबी, यह कथन किसका है? तो डब्ल्यू जो एमल्डन का। ठीक है, डब्ल्यू जो एमडन का। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। विपणन की आधुनिक विचारधारा के कौन समर्थक थे? तो सभी थे, पाल मजूर, हैंसन एवं मैकार्थी, विजय स्टेंटन। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। अगला है, विपणन की आधुनिक विचारधारा आधारित होती है तो कन्वेक्ट वेंडर में। ठीक है, कन्वेक्ट वेंडर में ये आधुनिक विचारधारा आधारित होती है। विपणन की आधुनिक विचारधारा केवेट वेंडर पर आधारित है। केवेट वेंडर यानी विक्रेता सावधान का सिद्धांत विक्रेता को सावधान करता है कि विक्रेता किसी भी समस्या के लिए जिम्मेदार है जो खरीदार की किसी सेवा या उत्पाद के साथ मिल सकती है, क्योंकि आधुनिक विचारधारा विक्रयोपरांत सेवाएं प्रदान करता है। ठीक है, याद रखेंगे इसको भी। मनुष्य का व्यवहार सीखी हुई प्रेरणाओं से प्रभावित होता है, इस मान्यता पर आधारित मॉडल कौन सा है? तो पेवेलियन का मॉडल। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, पूछा जा सकता है, पेवेलियन का मॉडल इंपॉर्टेंट है। अगला देखते हैं, उपभोक्ता व्यवहार के मनोविश्लेषण मॉडल का जनक किसे माना जाता है? ठीक है, तो साइक्लो एनालिटिक जो मॉडल होता है वो फ्रॉयड के इसको जनक माना जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट आईएमपी। समाज और मनोविज्ञान पर संयुक्त रूप से आधारित मॉडल सामाजिक मनोवैज्ञानिक मॉडल के प्रतिपादक कौन थे? तो वेबलेन। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये भी। अगला है, वेबलेन मॉडल के अनुसार मानव पर प्रभाव पड़ता है तो समाज की संस्कृति एवं उपसंस्कृति का, सामाजिक वर्ग का, संदर्भ समुदाय का, सभी का इसमें प्रभाव पड़ता है। ठीक है, उपभोक्ता व्यवहार के संगठनात्मक मॉडल के प्रतिपादक कौन थे? हॉब्स। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्रेता की वास्तविक भावनाओं, प्रेरणाओं एवं विश्वासों को ज्ञात करने के लिए प्रयास करने की तकनीकें क्या कहलाती हैं? प्रलंबन की तकनीकें कहलाती हैं। उपभोक्ता की बदलती हुई आवश्यकताओं के अनुरूप उत्पादन को समायोजित करते रहने के लिए निर्माता काफ़ी व्यय करता है, ये बताना है अब। तो ये किस पर व्यय करता है? उपभोक्ता अनुसंधान पर। ठीक है, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। अगला देखते हैं, इनमें से बताना कि असत्य कथन कौन सा है? तो वर्तमान बाजार उपभोक्ता केंद्रित नहीं है, वह वस्तु केंद्रित है। गलत।
तो सही कौन कौन से होंगे याद रखना है। उपभोक्ता सदा सही होता है, उपभोक्ता बाजार का राजा होता है, उपभोक्ता को सार्वभौम माना जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आईएमपी याद रखेंगे, ठीक है। विपणन प्रबंध का लक्ष्य क्या होता है, तो व्यवसाय की ख्याति में वृद्धि करना विपणन का लक्ष्य होता है, ठीक है। विपणन संबंधी निर्णय लेते समय प्रबंध को ध्यान में रखना चाहिए, तो सभी को ध्यान में रखना है। उपभोक्ता की आय को, फैशन परिवर्तन को, ग्राहकों के व्यवहार एवं वैधानिक प्रतिबंध को, सभी को विपणन के टाइम निर्णय लेते समय इसको ध्यान में रखना होता है, ठीक है। उत्पादन एवं विक्रय की विभिन्न नीतियों का सम्मिश्रण क्या कहलाता है, तो विपणन मिश्रण कहलाता है, ठीक है। अगला है मार्केटिंग मिक्स सम्मिलित है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से याद रखेंगे, ठीक है। वस्तु, ब्रांड एवं ट्रेडमार्क, मूल्य एवं पैकेजिंग, वितरण मार्ग एवं विज्ञापन प्रवर्तन, ये मार्केटिंग मिक्स में सम्मिलित होते हैं, याद रखेंगे। चाहे तो आप इसको पॉज कर सकते हैं वीडियो को और इस सब चीज़ों को पढ़ सकते हैं डिटेल में जो दिया हुआ है, ठीक है। हालांकि मैं पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा तो आप उससे आराम से पढ़ सकते हैं। विपणन मिश्रण के मूल्य निर्धारण तत्व में सम्मिलित है कि मूल्य कैसा होना चाहिए, तो उपभोक्ता को अधिक ना लगे, संस्था को उचित लाभ मिले, उत्पाद प्रतियोगिता में टिक सके एवं सरकारी नियंत्रण का उल्लंघन ना हो। उपरोक्त सभी इसमें शामिल होते हैं, ठीक है। वस्तु का डिजाइन, नाम, रंग, आकार, ब्रांड, पैकिंग, गारंटी एवं सेवा, ये सभी तत्व सम्मिलित होते, तो वस्तु नियोजन एवं विकास में ये सभी शामिल होते हैं, इसको याद रखेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है विपणन की आधुनिक विचारधारा का नवीनतम स्तंभ क्या है, तो उपभोक्ता कल्याण, ठीक है। अगला है उपभोक्ता संचालित विपणन विचारधारा में बॉस किसे माना गया है, तो ये उपभोक्ता को माना गया है, ठीक है। उपभोक्ता को मैनेजमेंट में सर्वोपरि माना गया है, ठीक है, याद रखेंगे। किस शताब्दी के मध्य तक उत्पादक बाजार उपभोक्ता बाजार में परिणत होने लगा, 20वीं शताब्दी में, स्टैटिक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 20वीं शताब्दी में होने लगा था। विपणन प्रबंध की विचारधारा का जन्म हुआ था अमेरिका में, ठीक है, ये मैंने पहले प्रैक्टिस सेट में करा चुका हूँ। वस्तु की लागत निकालने के लिए जिस तकनीक का प्रयोग किया जाना चाहिए वे क्या कहलाती है, तो ये कहलाती है सम विच्छेद बिंदु तकनीक, ठीक है। सम विच्छेद बिंदु तकनीक इंपॉर्टेंट है। पेय पदार्थ जैसे शराब एवं आइसक्रीम आदि के विक्रेता जो मूल्य नीति अपनाते हैं वे क्या कहलाती है, तो एक मूल्य नीति अपनाते हैं ये, ठीक है, एक मूल्य नीति। ख्याति प्राप्त संस्थाएं मूल्य नीति कौन सी अपनाती हैं, तो जो प्रसिद्ध टाइप की कंपनियां हैं या प्रसिद्ध संस्थाएं हैं वो किस प्रकार की मूल्य नीति अपनाती हैं, तो अबव द मार्केट प्राइस पॉलिसी, याद रखेंगे, उच्च मूल्य की नीति को अपनाती हैं, ठीक है। डिटेल को आप वीडियो पॉज करके भी पढ़ सकते हैं या फिर आप पीडीएफ से भी इसको आराम से पढ़ सकते हैं, ठीक है। बाटा सू कंपनी अपने उत्पाद का मूल्य निर्धारण किस नीति से करती हैं, तो ये मनोवैज्ञानिक मूल्य नीति से करती है, ठीक है, साइकोलॉजिकल प्राइस पॉलिसी, ठीक है। टूथपेस्ट के पैकेट पर मूल्य निर्धारित करने हेतु कोई कंपनी अपनाएगी, क्या अपनाएगी, इकाई मूल्य नीति को अपनाएगी, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। ग्राहकों की संख्या, उनकी क्रय शक्ति, क्रय प्रेरणा एवं उनका स्थान आता है, तो ये किस पर आता है ये बताना है, तो इसका राइट आंसर है संस्था की प्रकृति में यह आता है, ठीक है, तीनों शामिल है। अगला है वस्तु के जीवन चक्र के विस्तार का निर्धारण कौन करता है, तो सभी करते हैं, यानी कि टेक्निकल परिवर्तन की गति, बाजार द्वारा स्वीकार किए जाने की गति और प्रतियोगिता का प्रवेश करना, ये सभी इसमें शामिल होते हैं, ठीक है। अगला है विक्रेता की सूची में एक वस्तु के बारे में विशिष्ट विवरण कहलाता है उत्पाद मद। एक निर्माता जब एक से अधिक वस्तुओं का निर्माण करता है और उन सभी वस्तुओं में आपसी संबंध होता है तो वो क्या कहलाती है, उसकी गहराई कहलाती, इंपॉर्टेंट है। एक निर्माता की यहाँ कितनी उत्पाद पंक्तियाँ हैं यह कौन बताता है, विस्तार, ठीक है, उसका विस्तार बताता है। प्रत्येक उत्पाद पंक्ति में औसत वस्तुओं की संख्या कितनी है यह कौन बताता है, इसका भी राइट आंसर होगा गहराई, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। उत्पाद मिश्रण के परिवर्तनों को प्रभावित करने वाले प्रमुख घटक कौन से होते हैं, तो विपणन एवं निर्माता छवि इसके प्रमुख घटक होते हैं। एक ही बाजार में एक ही वस्तु के भिन्न भिन्न मूल्य देखने को मिलते हैं, इसके पीछे का कारण क्या होता है, तो मांग एवं पूर्ति में अंतर, लागत व्यय में अंतर और उपभोक्ता की अपूर्ण जानकारी, उपरोक्त सभी होगा इसका राइट आंसर। ये तीनों घटक देखने को मिलते हैं, ठीक है, अलग अलग प्राइस में एक ही वस्तु के अलग अलग प्राइस देखने मिलते हैं, ये तीनों कारणों के कारण होता है। जब एक प्रतिस्पर्धी बाजार में नहीं आए, ऊंचे मूल्य रखकर अधिकतम लाभ कमा लेना उद्देश्य कहलाता है, तो मलाई उतार मूल्य नीति,
ठीक है। मलाई मूल्य को इसको समझते हैं कि कैसे होती है ये नीति को। मूल्य स्कीमिंग एक मूल्य निर्धारण रणनीति को संदर्भित करता है जहां निर्माता उच्च अंत ग्राहकों को लक्षित करने के लिए छोटी के लिए उच्च मूल्य पर नए अभिनव या सुधारित उत्पादों या सेवाओं को बेचते हैं और बाद में शेष बाजार खंडों को टेप करने के लिए कीमत कम कर देते हैं। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा। तो इसको मलाई नीति क्यों कहते हैं। ठीक है, मूल्य निर्धारण संबंधी निर्णय को मुख्य रूप से प्रभावित करता है तो मांग तत्व इसको प्रभावित करता है, याद रखेंगे। ठीक है, मांग तत्व इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, विपणन की दृष्टि से वस्तु को उन सुविधाओं का पुलिंदा माना जा सकता है जो उपभोक्ता को प्रस्तुत की जा रही। यह कथन किसका है, डॉक्टर डाबर का, इंपॉर्टेंट है। उत्पादन जीवन चक्र यानी कि प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की अवस्थाएं होती हैं तो सभी, यानी कि बाजार परिचय एवं वृद्धि, बाजार परिपक्वता, बाजार अवनति, ये तीनों होते हैं। ठीक है, उत्पाद जीवन चक्र की बाजार परिचय अवस्था में संस्था को बताना पड़ता है कि उपभोक्ता का उपरोक्त सभी के बारे में, यानी कि वस्तु की उपस्थिति के बारे में, वस्तु के प्रयोग के बारे में, वस्तु के उपयोग से होने वाले लाभों के बारे में, इन सभी को उपभोक्ता को बताना पड़ता है। बाजार अवनति की स्थिति में देखा जा सकता है उपरोक्त सभी, यानी कि बिक्री में कमी, नई एवं उन्नत वस्तुओं का बाजार में प्रवेश, व्यवसायी द्वारा व्यापार बंद करना या फिर नवीन उत्पाद के साथ फिर बाजार में प्रवेश करना, ये बाजार अवनति की स्थिति को देखा जा सकता है। उपभोक्ता व्यवहार के अध्ययन की व्यवहारिक एवं लोकप्रिय तकनीक क्या होती है, साक्षात्कार। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। किसी भी व्यवहार को समझने के लिए हम क्या करते हैं, इंटरव्यू करते हैं, जिसको पर्सनैलिटी टेस्ट भी बोल सकते हैं, है ना। जो संस्थाएं विभिन्न ग्राहकों में अंतर नहीं करती और अपना एक विपणन कार्यक्रम अपनाती हैं, विपणन मूल्य नीति यानी कि मार्केटिंग स्ट्रेटेजी का यह कौन सा प्रकार होता है, तो भेदभाव विहीन विपणन नीति। ठीक है, याद रखेंगे। जो संस्थाएं एक वस्तु का निर्माण न करके वस्तु बाजार विभक्तिकरण को ध्यान में रखते हुए कई वस्तुओं का निर्माण करती हैं, वे किस विपणन नीति को अपनाती हैं, तो भेदभावपूर्ण विपणन नीति को वह अपनाती हैं। वे निर्माता जो सभी बाजारों में एक साथ पहुंचाना पसंद नहीं करते, वे क्या अपनाते हैं, केंद्रित विपणन नीति को अपनाते हैं। ठीक है, सेंट्रल मार्केटिंग पॉलिसी। विपणन की पुरानी विचारधारा के समर्थक कौन थे, तो सभी थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। प्रोफेसर पाइल, टाउंसले और क्लार्क एवं क्लार्क, ये तीनों इसकी विचारधारा के समर्थक थे। अगला है, वित्तीय प्रबंधन का बुनियादी लक्ष्य होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बहुत अच्छे से याद रखेंगे। लाभ में अधिक से अधिक वृद्धि करना वित्तीय प्रबंधन का बुनियादी लक्ष्य होता है। ठीक है, अगला है, चालू अनुपात माप होता है तो अल्पकालीन शोधन क्षमता का यह माप होता है। अत्यधिक चालू अनुपात प्रकट करता है तो विनियोग एवं साख नीति दूषित है, इसे यह प्रदर्शित करता है। चालू अनुपात वित्तीय स्थिति की सुदृढ़ता का निश्चयात्मक प्रमाण नहीं है, तो यह केवल चालू संपत्तियों पर आधारित है, अन्य पर नहीं। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। ठीक है, यदि चालू अनुपात 2:1 हो तो संपत्ति एवं दायित्वों के समान वृद्धि का प्रभाव होगा, इनमें कमी होगी। ठीक है, इसमें क्या होगी, कमी होगी। अनुपात का आशय बताना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संख्याओं मदों का गणितीय संबंध अनुपात का आशय कहलाता है। ठीक है, अनुपात का प्रकट किया जाता है, अनुपात प्रकट किया जाता है तो सभी को पता होगा प्रतिशत दर व गुणात्मक रूप में। ठीक है, प्रतिशत दर व गुणात्मक रूप में। अगला है, अनुपात विश्लेषण द्वारा संभव होता है सभी, यानी कि लाभदायकता का मापन, शोधन क्षमता का मापन, अंतर फर्म तुलना, इनमें से सभी इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद हम जब नेक्स्ट वीडियो पढ़ेंगे तो मैं इंपॉर्टेंट मैनेजमेंट के फार्मूले लाऊंगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, फार्मूले बहुत पूछा जाता है क्योंकि। ठीक है, अनुपात विश्लेषण उचित तकनीक नहीं है क्योंकि लेखांकन विधियों में भिन्नता एवं लेखापाल की त्रुटियों से प्रभावित होता है, इसलिए। अगला है, अल्पकालीन शोधन क्षमता का माप है त्वरित अनुपात। ठीक है, त्वरित अनुपात। समता पर व्यापार है, समता पर व्यापार है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसका राइट आंसर है स्थिर लागत पर ऋण कोषों का प्रयोग करना समता पर व्यापार कहलाता है। ठीक है, अगला है, शून्य समता पर व्यापार कब होता है, जब ऋण पूंजी अंश पूंजी के बराबर हो। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, याद रखेंगे इसको। यदि अंश पूंजी ऋण पूंजी की अपेक्षा कम होगी तो व्यापार अल्प समता पर होगा, अल्प समता पर होगा। ठीक है, पूंजी संरचना से क्या अभिप्राय है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। विभिन्न पूंजी स्रोतों का क्लेवर पूंजी संरचना का अभिप्राय होता है। ठीक है, निम्नलिखित में से पूंजी मिलान का प्रकार है
तो निम्न पूंजी मिलान और उच्च पूंजी मिलान दोनों शामिल हैं। वित्तीय विवरणों में क्या शामिल होता है? तो लाभ हानि खाता, चिट्ठा, संचालक एवं अंकेक्षण का प्रतिवेदन वित्तीय विवरणों में शामिल होता है। इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वित्तीय विवरणों का उद्देश्य बताना है तो हित रखने वाले पक्षकारों को सूचनाएं देना इसका उद्देश्य होता है। वित्तीय विवरण विश्लेषण का आशय है तो वित्तीय विवरणों से निष्कर्ष निकालना एवं प्रबंधकीय उपयोग करना। वित्तीय विवरण विश्लेषण है एक तकनीक जिसके द्वारा पूंजी के स्रोत एवं उपयोग का पता लगाकर आर्थिक सुदृढ़ता जांची जाती है, ठीक है। वित्तीय विश्लेषण का उद्देश्य क्या होता है? तो लाभदायकता, शोधन क्षमता, प्रबंध के निर्णय का मूल्यांकन। अगला क्वेश्चन है, संस्था की पूंजी संरचना को प्रभावित करने वाला आंतरिक तत्व क्या होता है? तो व्यवसाय का आकार। साहसी विनियोजक निम्नलिखित में से विनियोजन का पसंद करते हैं तो ये समता अंशों में पसंद करते हैं। अगला है, पूंजी संरचना में परिवर्तन का क्या कारण है? तो अंशधारियों की मनोवृत्ति में परिवर्तन, वैधानिक परिवर्तन, परिवर्तनशील प्रतिभूतियों का निर्गमन, उपयुक्त सभी इसमें होते हैं, ठीक है। अगला है, पूंजी संरचना का समीकरण। जितना आईएमपी आप लगा सकते हैं लगा लो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, पूंजी संरचना का समीकरण, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है अंश पूंजी प्लस संचय व कोष प्लस दीर्घकालीन ऋण, ये पूंजी संरचना का समीकरण है, ठीक है। याद रखेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। मैं डिटेल क्लास लाऊंगा इसके बाद, नेक्स्ट क्लास में सारे फार्मूले डिटेल से अपन समझते हुए चलेंगे क्योंकि फार्मूले आना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इससे क्वेश्चन बनते भी हैं। स्वामित्व पूंजी के अतिरिक्त ऋण पूंजी लेकर व्यवसाय संचालन करना क्या कहलाता है? समता पर व्यापार कहलाता है, ठीक है। दीर्घकालीन वित्तीय स्रोतों में निम्नलिखित में से सम्मिलित नहीं है तो सार्वजनिक जमाएं इसमें सम्मिलित नहीं है। कंपनी निम्नलिखित में से क्रय कर सकती हैं तो प्रतिधारित आय को यह कर सकती हैं। ऋण पत्र एवं बॉन्ड निर्गमित करने चाहिए, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो इसका राइट आंसर है जब संस्था की भविष्य में आय निश्चित व नियमित हो तब इसे निर्गमित करना चाहिए, ऋण पत्र एवं बॉन्ड को, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, संस्था की पूंजी संरचना को प्रभावित करने वाला तत्व कौन सा है? सभी हैं, यानी कि विनियोजकों का स्वभाव, पूंजी बाजार की स्थिति, पूंजी निर्गमन की लागत। भविष्य की आय निश्चित न होने पर किंतु विगत वर्षों की आय का पर्याप्त शेष होने पर निर्गमन करेंगे तो पूर्वाधिकार अंश का, ठीक है। अनुकूलतम पूंजी संरचना का क्या गुण होता है? तो सभी, यानी कि न्यूनतम जोखिम उठाना, अधिकतम लाभदायकता, न्यूनतम निर्गमन लागत, ये सभी इसमें गुण में शामिल होते हैं, ठीक है। अगला है, वित्तीय संरचना क्या होती है ये बताना है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। दीर्घकालीन कोष प्लस चालू दायित्व वित्तीय संरचना होती है, ठीक है। उच्च पूंजी मिलान श्रेष्ठकर होता है तेजी काल में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूंजी मिलान अनुपात का निम्नलिखित में से आशय बताना है तो पूर्वाधिकार अंश, अन्य स्रोत, ठीक है। कोई कंपनी समता पर व्यापार कर सकती है जबकि कंपनी के अर्जन की दर उसकी स्थायी आय वाली प्रतिभूतियों पर ब्याज की दर से अधिक होती है तब। अगला है, भारतीय पूंजी निर्गमन अधिनियम के अनुसार समता व पूर्वाधिकार अंशों का अनुपात होना चाहिए 2:3 होना चाहिए, ठीक है। स्टैटिक क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भी है। पूंजी संरचना में परिवर्तन का क्या ढंग होता है? तो पुनः निर्माण, पुनः पूंजीकरण और पुनर्वित्तीकरण, उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर है। एक कंपनी समता पर व्यापार कर सकती है जबकि अपने निर्गमित किए हों तो समता अंश, ऋण पत्र व पूर्वाधिकार अंश ये निर्गमित किए हों तभी समता पर व्यापार कर सकती है, ठीक है। मंदी की दशा में प्राथमिकता देनी चाहिए तो पूर्वाधिकार अंश व ऋण पत्रों को प्राथमिकता देनी चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अभी पता होगा अभी मंदी का ही दौर है। तो ये इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन था। आई होप आप लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। ये मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन देखें, इससे आपको लगभग 10 से 15 क्वेश्चन लगभग देखने डायरेक्ट इससे मिलने वाले हैं। और मैंने बेसिक तो आपको बता दिया हूँ इसके अंत में डायग्राम से। आई होप ये वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा, तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, धन्यवाद।